हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड अनुसंधान अभिक्षमता का। यह हमारा क्लास 14 है, जिसमें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टूल्स इन रिसर्च। तो ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड पे। अगर कुछ टॉपिक छूटा होगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। अदरवाइज ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है रिसर्च एप्टीट्यूड का, क्लास नंबर 14। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज को देखिए। रिसर्च एप्टीट्यूड का पूरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना, जिसमें 14 वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टूल्स इन रिसर्च, जिसमें हम लोग देखेंगे अनुसंधान में आईसीटी उपकरणों के अनुप्रयोग। तो आज वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझने वाले हैं क्या क्या यूज है आईसीटी टूल्स का हम रिसर्च जब करते हैं तो, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है और सिलेबस में भी मेंशन है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सब पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टूल्स इन रिसर्च। हमारा अब देखिए, हम जब आईसीटी का यूज़ करते हैं ना तो हमारा काम को बहुत आसान हो जाता है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई भी एप्स यूज़ करते हैं, चाहे डाटा को एनालिसिस करने की बात हो, कि प्री डाटा एनालिसिस हो कि पोस्ट डाटा एनालिसिस हो, तो हमारा काम क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए आईसीटी को यूज़ करना हमारे लिए अच्छा बेनिफिट होता है रिसर्च में। अब आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आईसीटी टूल्स आर मेनली यूज्ड बाय द रिसर्चर्स फॉर इट्स एबिलिटी टू यूज नॉलेज गैदरिंग प्रोसेस एंड टू इनहेंस रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मेनली आईसीटी टूल्स को हम यूज इसीलिए करते हैं रिसर्चर्स के द्वारा, ताकि अपना एबिलिटी को इंक्रीज कर सके, जो भी नॉलेज को प्रोसेस करना है ना, ज्ञान एकत्रण की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ हमारी जो है ना संसाधन विकास बढ़ाने की भी क्षमता हमारी बढ़ जाती है। इसलिए हम आईसीटी का यूज़ करते हैं। तो एक नॉर्मल चीज़ है कि हम आईसीटी का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो काम है वो स्पीड हो जाए। सिंपल सी बात है, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं रिसर्च को लेकर के वो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। चाहे आप स्टेटिक्स वाला सॉफ्टवेयर हो जो आपके डाटा को एनालिसिस करने की बात करें, अलग अलग सॉफ्टवेयर की वजह से आपका काम आसान हो जाता है। अब देख लेते हैं डिजिटल टूल्स हेल्प द रिसर्चर इन द फॉलोइंग वे। तो क्या क्या एग्जैक्ट एप्लीकेशन है ना आईसीटी का अगर यूज़ करते हैं, डिजिटली जो भी टूल्स हैं उनका अगर हम यूज़ करते हैं ना तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट है आइडेंटिफाई रिसर्च आर्टिकल्स एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सोर्सेज थ्रू सर्चिंग वेरियस ऑनलाइन टूल्स। तो जब हम विभिन्न ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से अलग अलग रिसर्च आर्टिकल्स को खोज पाते हैं और साथ ही साथ उन सूचनाओं को, स्रोतों को पहचान कर पाते हैं कि हमें रिसर्च पेपर कहाँ से ढूंढना है ना, इन सब चीज़ों को कैसे मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे गूगल स्कॉलर हो गया, रिसर्च गेट हो गया, ये सब क्या है, डिफरेंट वेबसाइट है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिसर्च आर्टिकल भी ढूंढ लेते हैं और अलग अलग सोर्स का भी हम लोग जान पाते हैं आईसीटी का यूज़ करके। अगला है लिटरेचर सर्वे, क्रिटिकली एनालिसिस नॉन इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर रीडिंग। और लिटरेचर सर्वे के लिए या फिर क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए भी हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में जानकारी हमें आईसीटी टूल्स के माध्यम से मिल जाता है। तो डाटा कलेक्शन प्रोसेस, मैनेज एंड कलेक्ट द डाटा। देखिए डेटा संग्रहण की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है ना। डेटा को प्रबंधित और एकत्रित करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम आईसीटी का यूज़ कर लेते हैं अपने रिसर्च में। डेटा एनालिसिस टूल्स फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो दोनों मात्रात्मकता और गुणात्मक विश्लेषण करना, दोनों के लिए डेटा का विश्लेषण करना हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम आईसीटी टूल्स के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से, मैं बार बार यही चीज़ को बोल रहा हूँ कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका यूज़ रिसर्च में किया जाता है, वो हमारे काम को आसान कर देता है, डेटा को विश्लेषण करने में आसान कर देता है, चाहे डेटा क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव एनालिसिस हो। ठीक है, रेफरेंसिंग के लिए जब हमें रेफरेंस लिखना होता है, जैसे मैंने अपना 10वां और 11वां वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था एमएलए टाइप का रेफरेंसिंग, है ना, एपीए फॉर्मेट, एमएलए फॉर्मेट, शिकागो फॉर्मेट। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जिसमें आप डायरेक्टली उसमें जब अपने डाटा को अपलोड करेंगे ना, डाटा को उसमें फिल करेंगे और रेफरेंस को सेट करके दे देता है, मतलब फॉर्मेट को सेट करके दे देता है। तो रेफरेंसिंग के लिए भी हमें आसान हो जाता है अगर हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेते हैं। तो वैसी रिपोर्ट का प्रिपरेशन आपको करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, इन सब चीज़ों के लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग वेबसाइट, ऐप्स का यूज़ करके हम आसान बना लेते हैं अपने रिसर्च को। तो यही है आईसीटी का यूज़। ठीक है, अब देख लेते हैं आईसीटी टूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए आपको सर्च इंजन, आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद एक्सपर्ट एंड रिसर्चर्स, तो आप दूसरों रिसर्चर्स के साथ भी, आप दूसरे जो रिसर्च कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट के साथ, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं,
है ना, डिजिटली। फ्री डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाता है, इसमें बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं आपको। डाटा का एनालिसिस करना आसान हो जाता है, रेफरेंसिंग आसान हो जाता है, और पब्लिश राइट एंड पब्लिश रिसर्च पेपर लिखना भी और पब्लिश करना भी आपके लिए आसान हो जाता है आईसीटी टूल्स के माध्यम से। तो ये सब इंपॉर्टेंट इसका यूज है ना। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। आईसीटी का एप्लीकेशन कैसा है, देखो, होता है प्री डाटा एनालिसिस। तो डाटा को एनालिसिस करने से पहले का प्रोसेस, फिर डाटा को एनालिसिस किया जाता है, फिर पोस्ट डाटा एनालिसिस, डाटा को इकट्ठा करने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। तो तीनों स्टेजेस में आपको आईसीटी का यूज देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि डिफरेंट लिटरेचर सर्च का सॉफ्टवेयर कौन सा है। इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिटरेचर सर्च। अगर आपको किसी भी पेपर का ढूंढना है, पेपर ढूंढना है आपको पढ़ने के लिए, अपने आप रिसर्च करना है आपको, और लिटरेचर के लिए अगर आपको कुछ पेपर ढूंढ रहे हैं, तो डिफरेंट वेबसाइट है जिसमें जा करके आप लिटरेचर का सर्च कर सकते हैं। तो उसी में इंपॉर्टेंट है गूगल स्कॉलर है, एक रिसर्च गेट है। इन सब चीज़ों को आपको याद ही रखना है। देखिए, वेबसाइट को आपको याद नहीं रखना है, वेबसाइट को मैंने दिया है ताकि अगर आप सर्च करना चाहेंगे तो इसको टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट के बारे में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना, नाम पूछा जाएगा। जैसे गूगल स्कॉलर क्या है, एक लिटरेचर सर्च इंजन है। क्या बोलेंगे, लिटरेचर सर्च इंजन, मतलब जहाँ पर हम रिसर्च पेपर फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो ऐसे रिसर्च गेट, एकेडमिया है, सेमेंटिक स्कॉलर है, साइनेप्स है, इरिक है, पबमेड है, लेंस है, वेब ऑफ नॉलेज है, DOAG है। तो इन मेन को मैंने यहाँ पर लिखा है। और एक क्या होता है, साइन हब करके भी होता है ना, साइंस डायरेक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। साइन हब, साइन डायरेक्ट, इन सब चीज़ों से भी रिसर्च इंजन है ये, जहाँ पर लिटरेचर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट्स को मैंने यहाँ पर लिखा, गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, एकेडमिया। तो आप पेज में छोटा सा जरूर नाम, मतलब नाम जरूर नोट कर ली इन सब चीज़ों का, है ना, ताकि एक बार में आप रिवाइज कर सकें। अगला देखते हैं, फेमस डाटाबेस फॉर रिसर्च आर्टिकल। अब आपको रिसर्च आर्टिकल चाहिए, डाटाबेस चाहिए रिसर्च आर्टिकल का, है ना। तो यहाँ पर देखिए स्कोपस, ये क्या है, ये देखिए गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर के बाद इसमें बहुत सारे जनरल्स होंगे, समझिए, है ना। ये लिटरेचर को सर्च करना है। अब लिटरेचर कहाँ कहाँ पब्लिश हुआ है वो डाटाबेस में आता है, जिसमें रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ रहता है। जैसे स्कोपस हो गया आपका, इरिक हो गया, पबमेड हो गया, IEEE एक्सप्लोर, साइंस डायरेक्ट हो गया, DOAG, यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रोपेरिटी, पबलॉन्स, स्प्रिंजर लिंक, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। स्कोपस हो गया, साइंस डायरेक्ट हो गया, वेब ऑफ साइंस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए गूगल स्कॉलर भी है ना, और एकेडमिक सर्च ऑफ प्रीमियर, पब साइक्स, ANS एनुअल, एल्सेवियर इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंजर लिंक तो मैंने बता ही दिया है, ऑर्चिड भी है। तीन सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन जर्नल्स हो गए, और इंडियन साइटेशन इंडेक्स, प्रोकोस, टीचर रेफरेंस सेंटर, रिसर्च गेट, ये सब चीज़ें क्या है, डाटाबेस है। आपको रिसर्च आर्टिकल इसमें मिल जाता है जो फेमस है। मेन को है, बहुत सारे ऐसी डाटाबेस हैं जहाँ पर रिसर्च आर्टिकल आपको मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को भी याद रखेंगे। लिटरेचर सर्च यहाँ से करना है, और डाटाबेस रिसर्च आर्टिकल आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपको थीसिस या फिर डेजर्टेशन चाहिए। अगर आपको थीसिस लिखना है, कैसे लिखना है थीसिस, है ना, डेजर्टेशन अगर आपका है, इन सब चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट वाले में। थीसिस क्या होता है, डेजर्टेशन क्या होता है। तो अगर इन सब चीज़ों का डाटाबेस अगर आपको ढूंढना है, तो एक है PQDT ओपन करके वेबसाइट है ना। PQ, इसको देखो, वेबसाइट को भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं। MIT का थीसिस है। MIT क्या है, इंस्टीट्यूट है ना, उसका थीसिस। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज करके है, U कोलोराडो लाइब्रेरीज करके है, FAS थीसिस एंड डेजर्टेशंस करके है। उसके बाद इबिस्को ओपन डेजर्टेशन, इथियोस ई थीसिस, UNSW लाइब्रेरी, ओपन एक्सेस थीसिस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शोध गंगा, ये शोध गंगा क्या है, रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस। तो जो भी इंडिया में पब्लिश होता है, जितने भी पेपर्स पब्लिश के साथ साथ जो भी थीसिस सबमिट होते हैं, याद रखेंगे, पेपर्स नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना, रिसर्च पेपर यहाँ पर नहीं रहेगा। इसमें क्या है, थीसिस, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, थीसिस। तो शोध गंगा जो है वो इंडिया का है, रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पता चलना चाहिए आपको कि शोध गंगा क्या है। तो शोध गंगा में क्या मिलता है आपको, थीसिस डाटाबेस है वो, क्लियर। अब हम चलते हैं, आपको जो है, अब मैं ये तो सब क्या हो गया, प्री डाटा एनालिसिस में देखेंगे हम, है ना। अब डाटा आपको मिल गया, डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, तो डिफरेंट टेक्निक से डाटा कलेक्शन करने का। जैसे गूगल फॉर्म्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म्स होता है, सबको वेबसाइट है ना। उसके बाद सर्वे मंकी करके भी है, ये भी एक डाटा को कलेक्शन करने का आपका वेबसाइट मिल जाएगा। जोहो फॉर्म्स, टाइप फॉर्म्स और कॉग्निटो फॉर्म्स,
तो ये मेनली है जहाँ पर डाटा आपको कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर बोलेंगे वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है बस, ताकि क्वेश्चंस में अगर आता है तो आपको आइडिया रहे और उसके अकॉर्डिंग आप बना पाएंगे, है ना। अब अगला देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। अगर हमें क्वांटिटेटिव डाटा को एनालिसिस करना है, मतलब मात्रात्मकता डाटा एनालिसिस करना है, डेटा को, है ना, विश्लेषण करना है, तो हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। ASP++R करके है, मैटलैब है, SAS है, ग्राफ पैड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो ये मेन जो चीज़ें हैं जो क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, ये सब सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को आपको याद तो रखना पड़ेगा, है ना। मेन चीज़ों को याद रखें, जैसे कि मैटलैब हो गया आपके, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, सब तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, है ना, गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, NVivo, एटलस TI, मैक्स QDA, ट्रांसना, है ना। तीन सब चीज़ों का बेसिक चीज़ें हैं। और मैं बता दूं, अगर आपको और कुछ सॉफ्टवेयर अगर पता है आपको, है ना, अगर आप जानते हैं तो उनको इसी में एड ऑन कर लें, जिससे क्या होगा, आपको और अच्छा हो जाएगा आपका, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको अच्छे से बनने वाला है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, फ्री स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। अब देखिए, आपको एनालिसिस करना है डाटा को, तो स्टेटिकल सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्या है, JSP, जेमॉबी, ओपन स्टेट, SL स्टेट 2, सोफा स्टेटिस्टिकल ओपन फॉर ऑल, PSPP, स्टेट टेक्स्ट, माइक्रो ओरिसिस, है ना, न्यूमेरिक, तनाग्रा डाटा माइनिंग के लिए है, IM स्टेटिकल सॉफ्टवेयर, AM स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। तो ये सब बेसिक कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसका यूज़ किया जाता है हमें स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, मतलब सांख्यिकी कार्य को करने के लिए। ठीक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ये वाला हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस के लिए, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन के लिए। अगर आपको रेफरेंस लिखना है ना, बिब्लियोग्राफी लिखना है, तब इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है रिसर्च में। इसको प्रॉपरली किया जाता है जब हम रिसर्च पेपर या थीसिस लिखते हैं, तो रेफरेंस को, है ना, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी को आपको गलती नहीं करना है, इसलिए हम सॉफ्टवेयर के यूज़ करते हैं, जैसे इंडनोट, जोटेरो और मेंडली। ये तीन मेन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन में किया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, क्या क्या है, इंडनोट, जोटेरो और मेंडली। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर, है ना, PY बिब्लियोग्राफर, REFDB, सीटावी हो गया आपका, पेपर्स ऑनलाइन। उसके बाद है रिफ वर्क, ये इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस वर्क्स, इन नोट को मैंने बता दिया, मेंडली मैंने बता दिया, रीड क्यूब, इसको BIB, बिप्सोनॉमी, ये सब चीज़ें हैं जो दिख रहे हैं ना, बिबमी, ये सब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है जो यूज़ किया जाता है किसमें, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी को कंपाइलेशन करने के लिए, मतलब रेफरेंस को लिखने के लिए, सिंपल सी बात करेंगे तो, है ना। तो ये मेन तीन को याद रखेंगे, इननोट, जोटेरो और मेंडली, ये हमारे लिए, मेंडली जो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगला है प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर। तो प्लेजरिज्म को लेकर के भी बात मैंने अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर में किया है, इससे पहले वाले वीडियो जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि प्लेजरिज्म होता क्या चीज़ें हैं, पूरा डिटेल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लेजरिज्म को लेकर के भी अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्यूटेक्स्ट, डुप्ली चेकर, कॉपीलिक्स, प्लेजरिज्म डिटेक्टर, कॉपीस्केप, प्लेक्सेन, नो प्लेग, यूनिचेक, टर्निटिन, है ना, टर्निटिन आई ऑथेंटिकेट भी होता है, ग्रामरली भी है, आर्टिकल चेकर हर उर्कुंड है। तो ये सब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका यूज़ प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इन सब सॉफ्टवेयर को आप रफली एक आइडिया याद रखेंगे, ICT टूल्स में ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इन्हीं सब टूल्स को यूज़ करके तो हम रिसर्च को आसान करते हैं। तो हमें टूल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, और कौन कौन से मेन सॉफ्ट, जैसे रेफरेंस के लिए हो गया, प्लेजरिज्म के लिए हो गया, स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, साथ ही साथ ये जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस की मैंने बात किया है। उसके बाद डाटा कलेक्शन के लिए मैंने बात किया है, थीसिस कैसे मिलेगा, तो शोध गंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये डाटाबेस रिसर्च आर्टिकल के लिए है ना, रिसर्च लिटरेचर सर्च कहाँ से करेंगे, तो गूगल स्कॉलर में करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप रफली एक बार पढ़ के भी जाए रहेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर आपको पहले से भी आ रहा होगा, आता होगा, उनको भी रखें, और कुछ एक्स्ट्रा भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर अगर आपको मिलते हैं, या वेबसाइट जब आप जानते हैं जिस वेबसाइट के बारे में जहाँ पर रिसर्च पेपर आपको मिल जाता है ना, तो भी सब इसमें ऐड करके इसको अच्छा एक प्रॉपर एक नोट्स बना ले। ठीक है, बाकी मैक्सिमम चीज़ों को मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट में, जो हम हमेशा से करते हैं कि इंपॉर्टेंट MCQs को देखते हैं। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चंस इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। आइडेंटिफाई द बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर्स अमंग द फॉलोइंग्स, तो निम्नलिखित में से ग्रंथ सूची सॉफ्टवेयर की पहचान करना है, बिब्लियोग्राफी लिखना है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, इंडनोट है, रेफरेंस मैनेजर भी है, और मेंडले भी है ना। लेकिन टर्निटिन क्या है, टर्निटिन है आपका
प्लेजरिज्म वाला है। क्या है ये? प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर। तो ये आंसर क्या होगा इसका? BCD। आंसर क्या होगा? ये देखिए BCD इसका आंसर है, क्योंकि टर्निटिन क्या है आपका? प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर है। तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन कौन सा होगा इसमें से? बी होगा, सी होगा और डी। तो आंसर क्या है? BCD। ठीक, अगला क्वेश्चन। Which among the following is a window-based software tool used for the publishing and managing bibliographies? फिर वही क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज सॉफ्टवेयर टूल है जिसका उपयोग ग्रंथ सूची के प्रकाशन एवं प्रबंधन के लिए किया जाता है, बिब्लियोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था टर्निटिन का किसका क्यों यूज होता है? प्लेजरिज्म में होता है। अब प्रेजी जो है ना एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है ना, पीपीटी, जो पावर पॉइंट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट को, वैसा ही प्रेजी भी है। जावा तो आपको पता है लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये तीनों आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? इंड नोट होगा। इंड नोट क्या है? एक बिब्लियोग्राफी मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक, आंसर क्या है? इंड नोट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स दिया, इसको पढ़ते हैं पहले, है ना। इन वेब बेस्ड सर्वे रिसर्च इट इज एडवांटेजेस दैट द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट हैव टू बी प्रेजेंट। देखिए, तो जो वेब बेस्ड सर्वे करना है, मतलब आपको ऑनलाइन जब सर्वे किया जाता है वेब के माध्यम से, तो इसका एडवांटेज ये है, बोल रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसको वहाँ पे प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ता। व्हेन पार्टिसिपेंट इज इंटरेस्टेड इन इंगेजिंग इन द टास्क। तो वेब आधारित सर्वेक्षण अनुसंधान में यह एक फायदा है कि जब कोई प्रतिभागी कार्य में शामिल होने में रुचि रखता है, जो पार्टिसिपेंट है अगर वो इंटरेस्टेड है कार्य में शामिल होने के लिए, तो अन्वेषकों को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं होती। सिंपल सी बात है ना। हम डिजिटल का यूज इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम बचे और हम डायरेक्टली पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि उनको इंटरेस्टेड है, अगर पार्टिसिपेट इंटरेस्टेड है तो उसको जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है? इन वेब बेस्ड सर्वे रिसर्च it is a disadvantage that the investigator is not present to provide, clarify or remove doubts when the participant is interested in the engaging in the task। वेब आधारित सर्वेक्षण अनुसंधान में यह एक नुकसान है कि जब प्रतिभागी कार्य में संलग्न होने में रुचि रखता है तो अन्वेषक स्पष्टीकरण प्रदान करने या संदेह दूर करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है कि वहाँ पर वो मौजूद नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, कोई भी डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो पाता। दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर प्रतिभागी चाहता है कि शामिल होना, रुचि रखता है, तो उपस्थित नहीं होने की जरूरत भी नहीं, उसको उपस्थित होने की जरूरत भी नहीं पड़ता, वो अपना फीडबैक दे देता है। लेकिन अगर कुछ डाउट हो उसको तो दूर करने के लिए, तो उसका एक एडवांटेज भी है और दूसरा डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज भी सही है और डिसएडवांटेज भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, और आसान है। इन एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च इज एग्जाम्पल ऑफ। तो अनुसंधान में ICT का अनुचित अनुप्रयोग इसका एक उदाहरण है। तो कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर, टेक्निकल इशू आ सकता है ना। उसके बाद इनएडिक्वेट प्रोविजन, कुछ चीज़ें हैं जो अपर्याप्त प्रावधान की वजह से भी हो सकता है। वायोलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स भी हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? अब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ ICT रिसोर्सेज। अगर आप ICT का यूज़ कर रहे हैं रिसर्च में, अगर आपके पास ICT संसाधनों की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है, तो प्रॉपरली क्या होगा, वो आपका उसका डिसएडवांटेजेस है, मतलब इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेशन है ना। आपके पास क्या होना चाहिए? तकनीकी विशेषज्ञता तो होनी चाहिए, उसके बाद ही तो उसमें चूक होगी, टेक्निकल चूक होगी कि कुछ प्रावधान गलत होंगे, कि रिसर्च एथिक्स फॉलो नहीं करेगा। लेकिन पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव होने से काफ़ी बहुत बड़ा इसका क्या है? डिसएडवांटेज है, इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, अनुचित अनुप्रयोग का समझ आ गया ना। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चंस पे, वेबिनार के बारे में समझते हैं। तो ए वेबिनार अलाउज टू स्पीकर फ्रॉम द होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर मल्टीमीडिया कंटेंट विथ ऑडियंसेस दैट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर। तो देखिए, वेबिनार होता है अभी डेट में, सेमिनार होता था पहले, है ना, जहाँ पर ऑफलाइन होता था, कॉलेजेस में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में होता था, कोई भी कॉन्फ्रेंस होना है, वेबिनार बोलते थे उसको, है ना। लेकिन सेमिनार बोलते थे, लेकिन वेबिनार अब वेब के माध्यम से डिजिटली होता है तो उसको वेबिनार बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक वेबिनार होस्टिंग संगठन के, तो देखिए वेबिनार में स्पीकर कौन होता है? जो होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो होस्ट कर रहा है, संगठन के एक वक्ता को दर्शकों के साथ मल्टीमीडिया सामग्री साझा करने की अनुमति देता है, जो कहीं भी स्थित हो सकता है। तो अच्छी बात है, इस राइट आंसर है कि इसमें जो स्पीकर है उसको, होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पीकर है, जो बोलना चाह रहा है, जो वक्ता है, उसको अलाउ किया जाता है कि आप अपना जो भी सामग्री है, मल्टीमीडिया सामग्री, जो भी स्लाइड्स है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है?
ए वेबिनार अलाउज स्पीकर एंड पार्टिसिपेंट टू शेयर मल्टीमीडिया कंटेंट लोकेटेड एनीवेयर। तो देखिए वेबिनार में ना स्पीकर को अलाउ है कि वो अपना मल्टीमीडिया शेयर करे, लेकिन पार्टिसिपेंट को अलाउ नहीं होता है कि वो अपना मल्टीमीडिया को शेयर करे। उसमें स्पीकर पहले से डिसाइडेड होता है कि कौन किनके द्वारा ये दिया जाएगा, किनके द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, और उन्हीं लोगों को ही अलाउ किया जाता है कि कोई भी मल्टीमीडिया सामग्री, कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए। जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनका काम है सिर्फ पार्टिसिपेट करना और सुनना। अगर कोई इसमें से पार्टिसिपेट करना चाहता भी रहा होगा तो वो पहले से डाटा दे करके रखते हैं। तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है कि जो वेबिनार है ओनली स्पीकर को अलाउ करता है मल्टीमीडिया शेयर करने के लिए, मल्टीमीडिया कंटेंट शेयर करने के लिए, पार्टिसिपेंट को अलाउ नहीं करता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इस आंसर को याद रखेंगे, वेबिनार में डिफरेंस है ये, ठीक है, इनकरेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन से हमारा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, डाटा एनालिसिस इन ए रिसर्च बीइंग ए टेक्निकल जॉब, रिसर्च एथिक्स डज नॉट मैटर। अब देखिए अनुसंधान में डेटा विश्लेषण एक तकनीकी कार्य है, तो अनुसंधान नैतिकता कोई मायने नहीं रखती, ये गलत स्टेटमेंट है। चाहे आपको डाटा एनालिसिस करें या कुछ भी करें, है ना, आपको रिसर्च एथिक्स को तो फॉलो करना पड़ेगा, अनुसंधान की नैतिकता को आपको छोड़ना नहीं है। तो इसमें इसीलिए लिखा है कि डाटा एनालिसिस एक टेक्निकल जॉब है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसर्च एथिक्स को फॉलो नहीं करेगा, है ना। किसी का डाटा आप चोरी नहीं कर सकते, किसी का टेक्निक आप चोरी नहीं कर सकते, है ना, वो सब रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है कि वो भी रिसर्च एथिक्स में मैटर करता है। ICT इज हेल्पफुल एट ऑलमोस्ट ऑल स्टेजेस ऑफ द रिसर्च, ये स्टेटमेंट सही है कि जो ICT अनुसंधान के लगभग सभी चरणों में सहायक होता है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने जो बता दिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को भी हम लोगों ने देखा ICT टूल्स के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, है ना। रिसर्च एप्लीकेशन ऑफ ICT टूल्स इन रिसर्च, तो कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बता दिया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने समझ गए होंगे सभी लोग। और मैं बता दूं कि ये हमारा लगभग लास्ट वीडियो लेक्चर ही है रिसर्च एप्टीट्यूड पे, है ना। लगभग मैंने पूरा सिलेबस कवर कर दिया है। अगर कुछ चीज़ छूटा होगा तो आपको वीडियो लेक्चर में बाद में मिल जाएगा, अदरवाइज ये हमारा समझ लीजिए कि ये लास्ट वीडियो लेक्चर था, ठीक। चलिए फिर आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा, है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग को, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।